हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम हिंदू मैरिज एक्ट के एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज को डिस्कस करेंगे। केस लॉज भी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि हिंदू लॉ के नोट्स तैयार हो चुके हैं जो हिंदी लैंग्वेज में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। अगर आपको हिंदू लॉ के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 100 रुपीज़ में हिंदू लॉ के नोट्स ले सकते हैं। नोट्स पीडीएफ फॉर्म में है जिनको आप प्रिंट करा सकते हैं और सिंपल लैंग्वेज में है जिसमें आपको हिंदू लॉ के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बात करते हैं वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के कॉन्सेप्ट की। बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। केस लॉज भी लिखने होते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी आपको लिखना होता है। तो आज की वीडियो में हम इसको ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। अपनी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था जुडिशियल सेपरेशन को, और उससे पहले डिस्कस किया था हमने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। हालांकि अभी तक हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट हिंदू लॉ के डिस्कस हम कर चुके हैं, और आगे आने वाली वीडियो में भी जो भी बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करने हैं। वैसे अगर आपको हिंदू लॉ की जितनी भी अब तक वीडियो आ चुकी हैं अगर उनको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर, जो प्लेलिस्ट का लिंक है वहां से आप जाकर प्लेलिस्ट में जितने भी अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आप जाकर वहां पर वीडियो को देखकर उन टॉपिक्स को, उन कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की। तो आज का हमारा टॉपिक है वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। सबसे पहले दोनों के मीनिंग को समझेंगे और देखेंगे कि जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है उसमें कौन कौन से ग्राउंड्स दिए गए हैं जिन पर एक मैरिज को वॉइड या वॉइडेबल माना जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे वॉइड मैरिज की, शून्य विवाह की। देखो, अगर बात करें शून्य विवाह यानी कि वॉइड मैरिज, तो इसका मतलब एक ऐसा विवाह होता है जो एब इनिशियो होता है। इंग्लिश में एब इनिशियो। अब एब इनिशियो का मतलब क्या होता है? एब इनिशियो का मतलब होता है एक ऐसा विवाह, एक ऐसी शादी जो शुरू से ही शून्य होती है, मतलब शुरुआत से ही अमान्य होता है। एक ऐसा विवाह, एक ऐसी मैरिज, इसका ना तो कोई लीगल इफेक्ट होता है और ये कानून के तहत भी इसको गैर कानूनी या अमान्य माना जाता है। शुरुआत से ही ये बिल्कुल भी कोई विवाह नहीं माना जाता। इस तरह के विवाह में पार्टीज के बीच में किसी तरह का ना तो कोई राइट्स उत्पन्न होता है, ना कोई ऑब्लिगेशंस उन पर होती हैं, क्योंकि ऐसा विवाह कोई विवाह होता ही नहीं। और वो कौन कौन से ग्राउंड हैं हिंदू मैरिज एक्ट में जिनके बेस पर एक विवाह को वॉइड मैरिज माना जाता है, वो भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 की, तो सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग जो शून्य विवाह होता है वो कोई विवाह है ही नहीं। ऐसा विवाह केवल, इसको हम मैरिज सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि दो पर्सन है, दो व्यक्ति हैं, उन्होंने शादी के जो है वो कुछ अनुष्ठान वगैरह पूरे किए हैं, इसलिए इसको शादी कहा जाता है। वैसे शून्य विवाह कोई विवाह नहीं होता। वॉइड मैरिज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे पार्टीज के बीच में ना तो किसी तरह का कोई राइट उत्पन्न होता है, ना उनकी कोई ड्यूटीज होती है, ना उनकी कोई लाइबिलिटीज का जन्म होता है। तो ऐसे विवाह में कोर्ट क्या कर सकता है? डिक्री देकर आपके बिल्कुल खत्म कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात है इसके आधारों की। तो जो सेक्शन 11 है ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, उसी में इसके आधार दिए गए हैं कि किन आधारों पर एक विवाह को वॉइड घोषित किया जा सकता है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे इसके आधारों की। सबसे पहले है सेक्शन 5। अब देखो, सेक्शन 5 जो हमने पढ़ा था हिंदू मैरिज की कंडीशन, इस पे हम अलग से अपना एक सेपरेट वीडियो पहले ही बना चुके हैं कि हिंदू मैरिज में क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। वहाँ पर हमने 5 कंडीशंस पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान हो, कि जो भी पक्षकार हैं, पहली कंडीशन क्या थी कि जो पक्षकार वगैरह हैं वो एक दूसरे, मतलब शादी के टाइम पे उसका कोई पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। मतलब पुरुष है तो उसकी कोई पत्नी जीवित ना हो, और अगर जो स्त्री शादी कर रही है उसका कोई पति जीवित ना हो। मतलब एक विवाह को मान्यता दी गई है कि उस टाइम पे वो व्यक्ति जो है वो उसका एक ही विवाह हो। तो यहाँ पर ये बात हुई है। इसके अलावा कुछ और भी हमने कंडीशंस पढ़ी थी, है ना, कि व्यक्ति जो है वो ऐसे से शादी नहीं कर सकता जो मेंटली बिल्कुल डिसेबल हो, पागल वगैरह हो। या शादी की आयु भी हमने पढ़ी थी कि शादी की आयु लड़के के लिए 21 साल, लड़की के लिए 18 साल। वैसे हमने बहुत सारी वहाँ पर 5 की 5 कंडीशन को अच्छे से केस लॉ के साथ डिस्कस किया था। तो उसी में से ये बताया गया है कि जो सेक्शन 5 है, जो हिंदू मैरिज की कंडीशन के बारे में हमें बताता है कि एक वैलिड मैरिज के लिए सेक्शन 5 में जो कंडीशन बताई गई हैं उसमें जो क्लॉज 1, क्लॉज 4 और क्लॉज 5, अगर उन 3 कंडीशंस
के उल्लंघन में, उनके वॉयलेशन में कोई भी शादी की गई है तो वो वॉइड मैरिज होती है, ये बताया गया है। अब यहाँ पर जो सेक्शन 5 का क्लॉज 1 है वो ये कहता है कि किसी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शादी के टाइम पे किसी दूसरे से पहले से ही विवाहित है, दूसरे से पहले से ही मैरिड है, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मेल हो, मतलब चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, तो वो क्या होगा, ऐसी जो मैरिज होगी वो बिल्कुल वॉइड होगी हिंदू मैरिज के हिसाब से, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से। सेक्शन 5 की पहली शर्त यही है और यहाँ पर वॉइड मैरिज का सबसे पहला आधार है। दूसरा है सेक्शन 5 का ही आपका क्लॉज 4। यहाँ पर जो है ये गलती से सपिंड लिखा गया है, वैसे क्लॉज 4 में दिया गया है आपका प्रोहिबिटेड रिलेशन, तो इसको आप समझ सकते हैं कि ऊपर नीचे ये गलती हो गई है। तो यहाँ पर ये जो क्लॉज 4 है ये मना कर रहा है आपका प्रोहिबिटेड रिलेशन में। अगर कोई भी ऐसा पक्षकारों के बीच में कोई प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है जिसमें वो शादी नहीं कर सकते और अगर वो शादी कर लेते हैं तो भी उनकी मैरिज जो होगी वो वॉइड होगी। प्रोहिबिटेड रिलेशन क्या होता है ये हम पहले ही सेक्शन 5 जब हमने डिस्कस किया था कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज, वहाँ हम बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से समझ चुके हैं। यहाँ पर हम दोबारा उस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको समझना है तो आप वहाँ जाकर उस वीडियो में समझ सकते हैं, उस वीडियो को देखकर। नेक्स्ट है हमारा जो अगली जो शर्त है जिसका उल्लंघन करने पर जो मैरिज है वो वॉइड हो जाएगी, वो है सेक्शन 5 का क्लॉज 5, जो बताता है कि अगर पक्षकार एक दूसरे के सपिंड रिलेशनशिप में है, सपिंड रिलेशनशिप में है तो भी मैरिज जो होगी वो वॉइड होगी। ये भी एक उल्लंघन माना जाता है मैरिज की कंडीशन का। और इस आधार पर ये जो तीनों आधार हमने पढ़े हैं ये आपकी मैरिज को, अगर हिंदू मैरिज की बात करें तो वॉइड डिक्लेयर हो जाएंगे, मतलब मैरिज जो होगी वो पूरी तरह से वॉइड होगी। ये 3 ग्राउंड्स ध्यान रखने हैं। ये समझने के बाद अब हम बात करते हैं केस लॉ की। हिंदू मैरिज एक्ट में जो सेक्शन 5 में हमने तीनों शर्तें पढ़ी हैं वो सब वॉइड मैरिज की हैं। और यहाँ पर जो ये है केस परमास्वामी वर्सेस सोरनाथम्मल 1968 का केस है। इस केस में कोर्ट ने देखो क्या कहा। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो सेक्शन 11 है जो किसकी बात कर रहा है, वॉइड मैरिजेस की बात कर रहा है। इसको शून्य घोषित कराने के लिए जो याचिका है, अगर किसी को कोर्ट में याचिका या पिटीशन दायर करनी है तो कोर्ट ने बोला कि शादी के दोनों पक्षकारों में से कोई भी एक दायर कर सकता है। मतलब जो दो पार्टीज़ हैं, चाहे तो हस्बैंड फाइल करे चाहे वाइफ फाइल करे, तो दोनों में से कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई और अदर व्यक्ति आकर याचिका फाइल करे, तो दोनों ही उसमें याचिका फाइल कर सकते हैं, कोई भी एक दोनों में से। बस कोर्ट ने इस केस में इतना बोला, इंपॉर्टेंट केस है। अब बात कर लेते हैं वॉइडेबल मैरिज की। वॉइडेबल मैरिज वॉइड मैरिज से अलग होती है। वॉइडेबल मैरिज यानी कि शून्यकरणीय विवाह एक ऐसा विवाह है जो शुरुआत से तो वॉइड नहीं होता, मतलब शुरू से तो आप इसको शून्य नहीं कहोगे, लेकिन जैसे ही कोर्ट आपको अकृत्यता यानी शादी को वॉइडेबल कराने की आपको डिक्री दे देता है, उसके बाद वो मैरिज हो जाती है आपकी वॉइडेबल। लेकिन वॉइड मैरिज से ये बिल्कुल अलग होती है। वॉइड मैरिज क्या होती है, वो तो शुरू से ही शून्य होती है, कानून की नज़र में कोई विवाह है ही नहीं, बट वॉइडेबल में ऐसा नहीं होता है। वॉइडेबल के जो आधार होते हैं वॉइडेबल मैरिज के, वो थोड़े अलग होते हैं, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 12 ये हमें इसके आधारों के बारे में बताता है कि जो वॉइडेबल मैरिज है उसके क्या क्या ग्राउंड्स होंगे और किन आधार पर कोई भी हिंदू मैरिज वॉइडेबल मैरिज हो सकती है। बस आपको एक तो सेक्शन ध्यान रखने हैं, जैसे सेक्शन 11 किस चीज़ के ग्राउंड बता रहा था, आपको शून्य विवाह के ग्राउंड बता रहा था, इसी तरह से सेक्शन 12 हमें बता रहा है वॉइडेबल मैरिज के ग्राउंड्स क्या होता है। तो ये एक ऐसा विवाह होता है जो शुरुआत से शून्य नहीं होता, ये तो हमें पता ही है, हमने अभी पढ़ा है। और 12 के अंदर इसके जो है वो आपको ग्राउंड्स दिए गए हैं, ये दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और अगर मान लीजिए शादी के दोनों पक्षकार ऐसी मैरिज में जीवित हैं और विवाह को शून्य घोषित कराने की कार्यवाही नहीं करते हैं तो भी आपकी जो शादी होगी वो मान्य ही होगी, ऐसा नहीं है कि वो वॉइड हो जाएगी। ऐसी अवस्था में क्या होगा, अगर दो पक्षकारों के बीच में मैरिज हो गई और वो वॉइडेबल है, मतलब किसी भी जो भी ग्राउंड इसमें दिए गए हैं सेक्शन 12 में, उनमें से किसी एक ग्राउंड के उल्लंघन में अगर कोई शादी की गई है और वो वॉइडेबल मैरिज है, तो ऐसी अवस्था में पक्षकारों में ऐसा नहीं है कि किसी तरह का कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता, बल्कि दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध भी होते हैं, वैधानिक संबंध होते हैं, उनकी जो रिलेशनशिप होगी वो वैलिड होगी और दोनों में पति पत्नी का भी संबंध रहेगा। और हमने वॉइड मैरिज में क्या पढ़ा था कि दोनों के बीच में कोई अधिकार
और कोई भी कर्तव्य, कोई दायित्व का जन्म नहीं होता। बट वॉइडेबल मैरिज में ऐसा नहीं है, दोनों के बीच में कुछ अधिकार भी होते हैं, राइट्स भी होते हैं, ड्यूटीज़ भी होती हैं, लाइबिलिटीज़ भी होती हैं, सब होती हैं। तो ये एक अलग से जो है वो विवाह होता है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में के, जैसे हमने अभी शून्य विवाह के ग्राउंड्स पढ़े, उसके ग्राउंड सिर्फ 3 थे, बट वॉइडेबल मैरिज के ग्राउंड्स जो हैं वो थोड़े अलग हैं। अब हम इन्हीं ग्राउंड्स को एक एक करके जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रत्यर्थी की नपुंसकता। सबसे पहला ग्राउंड है, यानी इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है? तो इम्पोटेंसी का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटरकोर्स के एक्ट को परफॉर्म करने में अनेबल होता है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में जब कोई व्यक्ति सक्षम नहीं होता है, कैपेबल नहीं होता है, तो उसको कहा जाता है इम्पोटेंसी। लेकिन यहाँ पर किसकी इम्पोटेंसी की बात हो रही है, ये ध्यान आपको रखना है। यहाँ पे वर्ड हुआ है प्रत्यर्थी, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ दोनों की इम्पोर्टेंसी की बात हो रही है। वाइफ भी इम्पोर्टेंट हो सकती है और हस्बैंड भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। और इम्पोर्टेंस की वजह से अगर मैरिज कंज्यूमेट नहीं हो पाई है, जिससे इस बेसिस पर मैरिज को वॉइडेबल कराया जा सकता है। तो अगर वाइफ ऐसी है, वाइफ में जो है वो इम्पोर्टेंसी है, जिससे मैरिज कंज्यूमेट नहीं हो पा रही है, विवाह पूर्ण अवस्था को नहीं हो पा रहा है, या हस्बैंड में भी इम्पोर्टेंसी है, तो इस आधार पर जो शादी है उसको वॉइडेबल घोषित कराया जा सकता है। अब ये जो इम्पोर्टेंसी है ये शादी के टाइम से ही होनी चाहिए, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो इम्पोर्टेंसी है, जो नपुंसकता जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, वो शादी के टाइम से ही होनी चाहिए, जिससे कि जो मैरिज है वो कंज्यूमेट नहीं हो पाई है। अब यहाँ पर 1 से 2 एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ और उसी से हम इसको समझेंगे। अब मान लीजिए ये जो है वो हस्बैंड है और वो मैरिज के टाइम से ही इम्पोर्टेंट है, जिससे मैरिज उसकी कंज्यूमेट नहीं हो पाई है। तो क्योंकि मैरिज के टाइम से ही वो कंज्यूमेट मैरिज नहीं हो पाई है, क्योंकि वो पहले से ही मतलब मैरिज के टाइम से ही वो इम्पोर्टेंट था, तो क्या माना जाएगा? तो आप इजीली जो शादी है उसको, जो वाइफ है वो वॉइडेबल करा सकती है, कोर्ट से डिक्री लेकर उसको वॉइडेबल करा देगी। लेकिन अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ कि मान लीजिए ये जो हस्बैंड है, अब जो शादी के टाइम तो इम्पोर्टेंट नहीं था, मैरिज भी उनकी कंज्यूमेट हो गई, विवाह भी पूर्ण अवस्था को पहुंच गया, लेकिन बाद में किसी कारणवश वो इम्पोर्टेंट हो गया, तो क्या ऐसे टाइम पे आप अवॉइडेबल करा सकते हो डिक्लेयर कोर्ट से? नहीं। इसका जवाब है नहीं। ऐसे में जो वाइफ है वो मैरिज को वॉइडेबल कराने के लिए पिटीशन नहीं ला सकती, क्योंकि मैरिज जो है वो ऑलरेडी कंज्यूमेट हो चुकी है। तो इन 2 एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझा। तो यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट यही है कि अगर आपको मैरिज को इम्पोर्टेंसी के बेसिस पर कराना है वॉइडेबल, तो यहाँ पर वो जो इम्पोर्टेंसी है वो शादी के टाइम से ही होनी चाहिए, जिस कारण आपकी जो मैरिज है वो कंज्यूमेट नहीं हो पाई है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और इसको जानना ज़रूरी है। और यहाँ पे वाइफ और हस्बैंड दोनों की इम्पोर्टेंसी की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि केवल हस्बैंड की इम्पोर्टेंसी की बात हो रही है। वॉइडेबल मैरिज घोषित कराने के लिए हिंदू मैरिज को दूसरा आधार है प्रत्यर्थी का विवाह के समय सहमति देने में असमर्थ होना। अब देखो, कुछ मेंटल स्टेटस ऐसा है। दूसरा ग्राउंड है वैलिड कंसेंट देने में अनेबल होना। अब जो पक्षकार था जिसकी शादी हो रही है वो अपनी फ्री कंसेंट देने में, वैलिड कंसेंट देने में असमर्थ है। ठीक, मानसिक रूप से वो इस तरीके से पीड़ित है कि वो प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चे वगैरह पैदा करने में वो बिल्कुल इनकेपेबल है, उसमें योग्यता ही नहीं है, वो बिल्कुल अयोग्य है। तीसरा, उसकी जो सहमति, मतलब ये तो तीसरा पॉइंट आ गया। फिलहाल तो आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि इसमें एक तो फ्री कंसेंट की बात हो रही है, दूसरा ग्राउंड है ये कि फ्री कंसेंट, वैलिड कंसेंट देनी चाहिए, और दूसरा जो है वो है कि मानसिक रूप से पागल वगैरह। ये शर्त हमने पढ़ी थी सेक्शन 5 के क्लॉज 2 में। सेक्शन 5 क्लॉज 2 में शर्त थी, है ना, कि अगर कोई शादी के समय किसी पागल वगैरह से शादी करेगा तो मैरिज जो होगी वो वॉइडेबल होगी। तो ये वही वाला ग्राउंड है कि शादी के समय जो भी पक्षकार हैं वो इस कदर मेंटल स्टेटस उनका ऐसा था कि एक तो वो वैलिड कंसेंट नहीं दे पाए थे, और दूसरा ये था कि वो मानसिक विकार से इस तरीके से पीड़ित थे, मतलब उनको इस तरीके से मेंटली उनको वो इतना स्टेबल नहीं थे मेंटली कि वो प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए योग्य हो। तो ये दूसरा ग्राउंड है। तीसरा ग्राउंड है वॉइडेबल मैरिज का, सहमति जो है वो बल प्रयोग या कपट से ली गई हो। तो अगर आप किसी की कंसेंट, उसके आपने ज़बरदस्ती ले ली, ज़बरदस्ती उसकी कंसेंट लेकर या उसको फ्रॉडली, उससे कपट वगैरह करके सामने वाली पार्टी से उससे शादी की है, तो वो वाली मैरिज भी आपकी वॉइडेबल मैरिज के अंदर आएगी, और ये है आपका तीसरा ग्राउंड। चौथा ग्राउंड है
स्त्री का विवाह के समय किसी भिन्न व्यक्ति के द्वारा प्रेग्नेंट होना। अब जिस लेडी से आप शादी कर रहे हो, जिस लड़की से शादी कर रहे हो, अगर वो एट अ टाइम, शादी के टाइम पे, मैरिज के टाइम पे किसी अन्य से प्रेग्नेंट है, किसी और व्यक्ति से, तो ये भी वो मैरिज को वॉइडेबल कराने का एक आधार है, एक ग्राउंड है। तो ये वॉइडेबल मैरिज के कुछ ग्राउंड्स थे, कुछ आधार थे जो हमने पढ़े, और ये 4 ही ग्राउंड हैं, बाकी जो हमने देखे हैं वो हैं आपके वॉइड मैरिज के ग्राउंड। अब यहाँ पे भी हम एक केस लॉ डिस्कस करेंगे, सोमदत्त वर्सेस राजकुमार 1986। यहाँ पर इस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि अगर शादी के समय लड़का हो चाहे लड़की, उन दोनों की एज को छिपाकर जो है वो शादी की गई है। अब देखो, एज छिपाई है, मैंने क्या कहा था कि लड़का जो है वो 21 साल का होना चाहिए, लड़की जो है वो 18 साल की होनी चाहिए, ये कहा गया है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 के कंडीशन में, ये भी एक कंडीशन है। और दोनों की शादी को की एज को छिपाया गया है कि दोनों की शादी की एज कितनी कितनी है शादी के टाइम पे, तो इसको सेक्शन 12 में जो है वो फ्रॉड माना जाएगा। और इस बेसिस पर आप सेक्शन 12 में जो ग्राउंड दिए गए हैं वॉइडेबल मैरिज के, उनमें से किसी भी एक ग्राउंड पर आप जो है वो विवाह को शून्य करनीय करा सकते हो। ठीक, तो सेक्शन 12 में जो कपट का ग्राउंड अभी हमने पढ़ा ना, वो इसी केस से मिलता जुलता है। ये देखो, कपट का कि सहमति बल प्रयोग या कपट से ली गई हो, तो ये यहाँ पे जो कपट की बात हुई है, इस केस में यही कहा गया है कि अगर इस तरीके से कोई फ्रॉड करता है और शादी की कंसेंट लेता है तो उसको वॉइडेबल माना जाएगा। तो एक केस ये हो गया। और अब हम पढ़ेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस। तो दोनों के केस लॉ हमने अच्छे से समझ लिए, ग्राउंड्स अच्छे से समझ लिए, मीनिंग्स अच्छे से समझे। अब हम बात करेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस की। तो सबसे पहला डिफरेंस है अधिकार, कर्तव्य और दायित्व का। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वॉइड मैरिज में दोनों पार्टीज के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में, ना तो किसी तरीके के राइट, ना ही कोई ड्यूटीज़, ना ही कोई लाइबिलिटी जन्म लेती है, क्योंकि वॉइड मैरिज कोई मैरिज ही नहीं होती कानून की नज़र में, इसीलिए। लेकिन जो आपकी वॉइडेबल मैरिज होती है तो इसमें दोनों के बीच में अधिकार, कर्तव्य, दायित्व सब चीज़ का जन्म होता है और दोनों पति पत्नी की तरह ही उनके लीगल रिलेशन को माना जाता है। दूसरा है भरण पोषण। जो आपकी वॉइड मैरिज है इसमें जो वाइफ है, क्योंकि वॉइड मैरिज कोई मैरिज ही नहीं होती, तो इसलिए जो वाइफ है वो CRPC 125 जो भरण पोषण की बात करता है, मेंटेनेंस की बात करता है, उसमें वाइफ प्रार्थना पत्र दायर नहीं कर सकती है मेंटेनेंस का। बट अगर वॉइडेबल मैरिज की बात करें तो एक वाइफ को पूरा राइट होता है कि वो CRPC 125 में जाकर भरण पोषण अपने पति से मेंटेनेंस का दावा कर सकती है। दूसरा विवाह, तीसरा अंतर है दूसरे विवाह के बेस पर। वॉइड मैरिज में क्या होता है कि जो दोनों पार्टीज़ हैं, क्योंकि पहला विवाह कोई विवाह की मान्यता ही नहीं रखता, तो दोनों में से कोई भी पार्टीज़ जो है वो दूसरा विवाह कर सकती है। ठीक, और ज़रूरी नहीं है कि आप उनको दोषी ठहराओ, है ना, क्योंकि दूसरा विवाह कर सकते हैं कोर्ट्स में, भले ही आपको डिग्री मिले ना मिले वॉइड मैरिज की। लेकिन जो वॉइडेबल मैरिज होती है उसमें दोनों पार्टीज़ में से कोई भी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि देखो इसमें मैंने अभी आपको बताया ना कि दोनों के बीच में लीगल रिलेशन माने जाते हैं, राइट्स भी होती हैं, ड्यूटीज़ भी होती हैं, तो दोनों में से कोई भी पक्षकार दूसरा विवाह नहीं कर सकता जब तक उनका जो विवाह है वो ख़त्म ना हो पहला वाला। तो उनमें से कोई भी अगर ऐसा करेगा तो वो बाइगेमी का दोषी होगा, और बाइगेमी का तो आपको पता ही है ना, दंड कहाँ पर है, IPC में भी दंड दिया गया है, ये एक अपराध है बाइगेमी। नेक्स्ट है आधार। आधार हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इस आधार पे भी आप इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। जो आपका वॉइड मैरिज है इसका कहाँ है आधार, इसके आधार दिए गए हैं सेक्शन 5 के क्लॉज 1, 4 और 5 में, जो हमने अभी ऊपर पढ़े हैं। प्रोहिबिटेड रिलेशन, सपिंडा रिलेशनशिप में या शादी के टाइम पे हस्बैंड और वाइफ का कोई भी पति या पत्नी छोड़ना। लेकिन जो वॉइडेबल मैरिज है उसके आधार अलग हैं, उसके 4 आधार हमने पढ़े हैं। ठीक, ये अभी हम पढ़ के आए हैं, उनको आप देख सकते हो। तो इस आधार पर दोनों को के आधार भी अलग अलग हैं, दोनों के ग्राउंड्स अलग अलग हैं, दोनों के इफेक्ट अलग हैं, लीगल इफेक्ट अलग हैं, मेंटेनेंस के आधार पर, कई सारे आधारों पर हम दोनों को पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने वॉइड और वॉइडेबल मैरिज को बहुत अच्छे से समझा है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। और अपनी जो अगली वीडियो होगी उसमें हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक और कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे हिंदू लॉ का, तो चैनल पे जुड़े रहिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।